हेलो विद्यार्थियों, जैसे कि आपने ये ABU का एक्सरसाइज जो है इसके पहले जो बताया गया था एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाया गया था। वो लास्ट एक्सरसाइज है 3.4 है। उस पर जानने के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल नया टॉपिक है। ABU पर प्रारंभिक संक्रिया, ABU रूपांतरण मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसकी परिभाषा जान जाइए। पहले सबसे पहले परिभाषा क्या होती है, ABU पर प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, किसी ABU में 6 प्रकार की रूपांतरण किए जाते हैं, जिसमें पंक्तियां कितनी होती हैं, पंक्तियां 3 तथा 3 क्या होते हैं, स्तंभ। स्तंभों की संख्या कितनी अगर ले लेते हैं, एक ये 3 है, पंक्तियां 3 है और 3 क्या है, इसके स्तंभ हैं। तो इस प्रकार जिन्हें हम प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। किसी ABU पर, फिर से सुन लीजिए, किसी ABU पर 6 प्रकार की संक्रियाएं रूपांतरण किए जाते हैं, जिसमें 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ पर होती हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है ये जान गए। तो इसमें 3 नियम है, आप ध्यान से देख लेंगे, यही सब समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा था। नंबर फर्स्ट, पहली संक्रियाएं क्या होती हैं, ये लिखा है RI, ऐसे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है RJ। मतलब क्या हुआ, अगर किसी हम ये I1 और J क्या है, इसके ये रो है, ये पंक्तियों की संख्या दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे अभी 5 6 7 2 3 √2 9 1 3 इस तरह दिया हुआ। ये सपोज कर लीजिए क्या कहलाता है, ये है R1, ये पूरा R1 है। ये R2 है, ये तो जानते ही होंगे R1 है। ये क्या है, R2 है। ये क्या है, R3 है। तो अगर हम लिख दिए R1, ऐसे देखिए इंटरचेंज दोनों में R3, मतलब क्या हुआ, R1 की जगह पे हम R3 लिख दें और R3 की जगह पे क्या लिख दें, हम R1 लिख देते। तो क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 913। ये देखिए इसको कुछ नहीं किया, R2 से कोई इसमें रिलेशन नहीं है, तो इसमें लिख दिया 2 3 √2, फिर क्या हो गया 5 6 7। बात समझ में आ गई। क्या किया है, इसका मतलब पहली में हम कोई भी R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। R1 की जगह पे हमको R3 लिख देना है और R3 की जगह पे हमको R1 लिख देना है। तो पहला ये हो गया। नंबर दूसरा, नंबर सेकेंड लिख दिया। सेकेंड में क्या लिखा जाता है, RI टेंड्स टू K RI। मतलब क्या, RI का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया R1 मल्टीप्लाइड बाई K R1। इसका मतलब क्या हुआ, R1 में सब में K से मल्टीप्लाई करना किसी भी कांस्टेंट से। तो ये क्या है, यहाँ पे K होगा, फिर यहाँ पे K हो गया। बस समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि R1 में हम मल्टीप्लाई क्या कर दिया, K से किया। तो ये चीज़ नंबर लिख देंगे। और नंबर तीसरा ये होता है, अगर किसी को, ये तो हो गया हमने R1 को R2 को लिया, आप C1 C2 भी ले सकते हैं। आप अगर मान लीजिए आप यहाँ R1 R2 न लिखे, हम C1 C2 भी लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। अगर लिख दिया CI = K CI, मतलब क्या, हम चाहे रो में मल्टीप्लाई करें या कॉलम में करें। आई बात समझ में, दोनों इसी तरह हम इंटरचेंज करें। इस तरह से इसमें भी क्या करते हैं,
R1 को टेंड किया या C1 को टेंड करें, दोनों चीज़ एक ही होता है, CI टेंड टू CJ, यानी C1 टेंड टू, यहाँ लिख दिया C2। तो दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप R1 चलें तो R1 लिखेंगे, और नहीं तो C1 और कॉलम को चेंज करना चाहे तब भी आप फ्री हैं, या कोई एक ही चेंज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अगर रो लेके चल रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में रो लेके चलेंगे, अगर नहीं तो सी लेके चल रहे हैं, कॉलम लेके चल रहे हैं तो कॉलम लेके चल रहे हैं। इसी तरह से ये दूसरा भी आएगा। और नंबर तीसरे नियम में ये है कि RI टेंड टू RI प्लस के RJ। आई बात समझ में? आई मतलब अगर सपोज कर लिया आपने लिख दिया R2 टेंड R2 प्लस के R1, चाहे R3, कुछ भी लिखना चाहे अपने अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम C में लिखना चाहें तो CI इक्वल टू CI प्लस के CJ। आई बात समझ में? तो यही 3 नियम है। आप इसमें पहले हमने क्या किया, इंटरचेंज किया है, तो चाहे हम R1 R2 से करें, चाहे C1 C2 से करें, ये पहला हो गया। दूसरा इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी क्वेश्चन बताएंगे और कैसे करेंगे उसका, तो क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। बस याद क्या करना है, अगर आप R1 R2 रो लेके चल रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में आप रो लेके चलेंगे, ठीक है। नहीं C1 C2 कॉलम लेके चल रहे हैं तो कॉलम लेके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो सबसे पहले हम क्या बढ़ाएंगे, पहले हम बढ़ाएंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह है, आप ले लिया कोई, यदि आव्यूह A है और कोट इसका m है, कोट m है, और कौन सा है, यह एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह समझ रहे हैं? वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो इसका अस्तित्व कब होगा, अगर लिखा है A, या देखिए AB इक्वल टू BA, पहला आव्यूह है, दूसरा B है, चाहे हम A.B करें या B.A करें, तो हम क्या मिलता है, हमको आइडेंटिटी मिलता है। आई बात समझ में? इस तरह से जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे आप कोई भी लिखा हो, आई का मतलब क्या हुआ, उसमें इसमें यूनिट 1001 इस तरह से आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, सर समझ में आएगा। एग्जाम्पल A इक्वल टू 2312, ये देखिए, तथा B यहाँ हुआ 2 -3 -1 2, हो गया। 2 आव्यूह दिया है, ये A है और आव्यूह B है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें, पहले AB ज्ञात करें। AB ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2312 इंटू B क्या है, 2 -3 -1 2 है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना इस तरह से हमेशा याद रखें, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर यहाँ क्या होगा, -3 3 1 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लें तो -6 3 दूना 6, और ये क्या होगा, +6 हो गया। फिर इसका हम इस तरह से ये R2 लेके चलें, इधर मल्टीप्लाई करें, 1 में 2 का करेंगे तो कितना होगा, ये 2 होगा, फिर 2 का -1 में -2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो होगा क्या, कितना होगा,
देखिए 1 -3, तो -3 और 2 में 2 का गुणा करें +4, हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल टू क्या आंसर आएगा। यहाँ देखिए 4 में से 3 गया, एक कट गया 0, और ये भी हो गया 0, यहाँ क्या हुआ, वाह मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, आई लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम BA भी करते हैं तब भी वही आएगा, BA इक्वल टू, B की वैल्यू क्या है 2 -3 -1 2 इंटू A 2 3 1 2 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल देख लें। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना लिखेंगे, 2 में 2 का गुणा करोगे 4 होगा, 4 -3, यहाँ देखिए 3 में 1 का गुणा, फिर इसमें 3 में 2 का गुणा करें 6, 6 -6, और नीचे क्या होगा, यहाँ -2 और +2 हो गया, 2 -2, फिर इसका -3 और 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 रहेगा, -3 और ये +4। देखिए क्या बचा, ये भी बचेगा 1 0 0 1, ये क्या है, ये है आई के इक्वल हो गया। बात समझ में आ गई। तो मतलब A डॉट B करें या B डॉट A करें, अगर आप भी क्या होना चाहिए, एक चीज़ याद रखना है, कोटियम हो और दोनों क्या होना चाहिए, वर्ग या व्यू होना चाहिए, और एक कोई या व्यू है, मल्टीप्लाई करें, चेक कर लें, आइडेंटिटी मिलता है तो क्या होगा, ए व्युत्क्रमणी अव्यू होगा। ठीक है, समझ में बात आ गई। अब अगला देखिए, इसमें 2 थ्योरम दिया है, थ्योरम लिख दे रहे हैं, इसको समझ लें क्या कह रहा है। थ्योरम 3 होगा, लिखा है यही चीज़ जो हमने बताया है उसी को थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया है। व्युत्क्रम अव्यू की अद्वितीयता, यूक्विनेस इन इनवर्स क्या है, किसी वर्ग अव्यू का व्युत्क्रम अव्यू यदि ये उसका है अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। आई बात समझ में। जैसे हमने क्या किया है, अभी जो हमने लिया है ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, अभी यही थी, इसके पहले जो हमने परिभाषा बताया है, क्या लिखा है, बी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू आई, ये क्या है, ये व्युत्क्रमणी अव्यू है। तो व्युत्क्रमणी अव्यू, अगर ए का व्युत्क्रम सी है, ए का व्युत्क्रम क्या है, सी है, तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए ए का व्युत्क्रम सी है तो ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आई होगा। अगर देखिए बी इक्वल टू बी आई, देखिए आई की वैल्यू क्या है, यहाँ ए सी है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए सी लिख दिया यहाँ पर। अब हम b के साथ a को ले लें तो बी ए इक्वल टू क्या होगा, c होगा।
अब बी इंटू ए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी इंटू ए की वैल्यू क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ वैल्यू रख दे, इसका वैल्यू क्या हो गया, आई डॉट सी इक्वल टू सी। ये चीज़ है इसका आंसर। आई बात समझ में? तो ये समझ लीजिए, सिर्फ इतना ही जानिए, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल टू आई हो गया। अगर हम ए का व्युत्क्रम सी लेते हैं तो ए सी ए इक्वल टू आई, कोई भी लेते। ए का अगर व्युत्क्रम डी है तो ए डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू आई। बात समझ में आ गई? ए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका जो है वो आई के इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4। देखिए थ्योरम 4 को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय हो तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये देखिए इतना ही थ्योरम है। इसके पहले क्या लगाया था, यही थ्योरम बताया गया था, लेकिन वहाँ पे वो डैश था। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसका प्रूफ देखिए, ए क्या लिखा है, ए बी लिखा है, तो मतलब हम क्या लिखे, ए बी और ए बी इनवर्स इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए, हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। सही है। अब दोनों तरफ हम क्या कर दें, ए इनवर्स से क्या कर दें, गुणा करने पर ए इनवर्स से गुणा करें तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए बी और ए बी आई। ये देखिए क्या लिखा है, ए इनवर्स ए बी और ए बी का इनवर्स ले लिया। अब इनको हम इसके साथ एक ले लेते हैं, ए इनवर्स ए पहले इनटू क्या बचा है यहाँ बी, फिर यहाँ पे क्या लिखा है ए बी इनवर्स इनटू, यहाँ पे देखिए ए इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, आई में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए इनवर्स होगा। इसका वैल्यू क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो हमने क्या लिख दिया, आई बी इंटू ए, यहाँ पर होगा बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। अब देखिए आई का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। फिर इसमें हम क्या कर दें, बी इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर। चलिए तो बी इनवर्स बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका वैल्यू क्या होगा, आई हो गया, इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बस इतना ही इसका प्रूफ है, हो गया प्रूफ्ड। बात समझ में आ गई? हम ए भी यही लेके चलेंगे, पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बी इम्प्लाई से कर दिया। ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्सरसाइज में करना क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम यानी क्या कि हमको ज्ञात करना, ए इनवर्स फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-3 लाइन, अगर मान लो कोई आव्यूह ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2, 3, 1, 6 इस तरह दिया हुआ है,
तो सबसे पहला काम हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। आई बात समझ में। तो फिर क्या होगा, ए आई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पर है 2316 हो गया, ए इक्वल टू 1001 और ये क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। अब इसको हमको इधर लाना है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स 1001 ए आना चाहिए, अब प्लस यहाँ जो आएगा वही उसका क्या होगा, वही व्युत्क्रम होगा इसका। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। या दूसरा तरीका इसका क्या है, आर यहाँ हम लिख दे रहे हैं आर। अगर ये नहीं लिखना है तो आप ए इन्वर्स ज्ञात करिए, तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, ए डी जे ऑफ ए अपॉन मॉड ए। आई बात समझ में, ए डी जे अपॉन मॉड ए। मॉड ए का मतलब क्या हुआ, अगर कोई अवयव दिया है ए बी सी और डी, सपोज कर इस तरह दिया हुआ है, तो आप मॉड ए ले लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, ए बी सी डी हो गया। अब यहाँ क्या लग जाएगा, ये मॉड लग जाएगा। मॉड लग गया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ए डी माइनस सी बी, ये हो गया मॉड ए इक्वल टू, आई बात समझ में, तो ए डी जे अपॉन मॉड ए इनवर्स ज्ञात करने का ये भी एक मेथड है। आई बात समझ में। तो ये देखिए अब एक्सरसाइज में इतना ही पढ़ना है। तो क्या करने का मतलब क्या है, इसमें हमको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। ए इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं वह देख लीजिए, क्वेश्चन कम से कम देखें, क्वेश्चन नंबर देख लें, ए तीसरा एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, 3.4 का प्रारंभिक संक्रियाओं से इसको चेक करना है, रूपांतरण का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, ए इन्वर्स ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा है, तो हम लिख लेंगे माना कि ए इक्वल टू 1327 हो गया, ये देखिए, ठीक है। हमको ज्ञात करना है क्या, ए इन्वर्स हमको फाइंड करना है, ए इन्वर्स कितना होगा। तो तरीका सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो सबसे पहले हमने मान लिया ए इक्वल टू आई ए, ठीक। इस ए को हमको इधर पक्षांतर करना है, ए की वैल्यू क्या है, ये चीज़ रख देंगे 1327 हो गया इक्वल टू 1001। ये देखिए ये ए अपनी जगह पे रहेगा, इसी ए को हमको इधर पक्षांतर करना है, इधर आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, वही उसका मान होगा। अब देखिए, और इधर हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1327, हमको यहाँ पे 0 चाहिए, 0 चाहिए तो क्या करें, इसमें ये देखिए ये पूरा क्या है R2 है, R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, मतलब क्या, R2 में से 2R1 हमको माइनस कर देना, R1 को कुछ नहीं करना तो ऐसे लिख दें 13, ठीक। अब यू बनल, अब देखा R2 की वैल्यू यहाँ 2 होती है, यहाँ पे 7 है, तो हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ R2 की वैल्यू 2 है, 2 में से 2 घट गया 0 हो गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ 6 होगा, 6 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा और 1 बचेगा। इसी तरह से इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे देखिए ए है R2, यहाँ 0 है, 2R1 घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ -2, और यहाँ पे ये R2 की वैल्यू 1 है, इसमें से 2R1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, इनटू ए हो गया। अब देखिए ये 2 तो हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको फिर 0 चाहिए, 0 चाहिए, तो 0 कैसे होगा, अब इसमें से इसको हम माइनस कर देते हैं,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे R1 टेंड क्या कर रहा है, R1 माइनस 3R2। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा, 1 घटेगा तो ये 1 बचेगा। यहाँ पे 3, R1 की वैल्यू है 3 में से 3R1 घटा देंगे 0, 0 1 हो गया। देखिए ये आइडेंटिटी मिल गई। इसी तरह इधर आ जाइए, इधर आएंगे तो यहाँ देखिए 1 है, 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7 बचेगा। ये 0 है, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -3। फिर यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, R2 को कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू A हो गया। अब इस A को हम क्या कर दें, इधर कर दें तो लिखेंगे क्या, A इनवर्स 1 0 0 1 हो गया इक्वल टू 7 -3 -2 1। ये तो आइडेंटिटी होगा I इंटू A इनवर्स, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 1। ये इसका क्या होगा, यही आंसर होगा। सब इसी तरह से एक्सरसाइज में सिर्फ यही काम ही करना है। एक दूसरा तरीका होगा तो उसको जो हम कल बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे फार्मूला जो दिया है A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 3.4 का मैं फ़ोटो भी भेज दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज लगाएं। अब बहुविकल्पी बचा हुआ है, ये विविध एक्सरसाइज बचा हुआ है, तो विविध एक्सरसाइज एक दिन पढ़ाएंगे, एक दिन और चलेगा एक में, इसके बाद से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तब अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।